नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। बच्चों, जैसा कि आप लोग के एग्जाम जो हैं बोर्ड के बहुत नज़दीक हैं और उसके लिए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर जिसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपके मेन जो एग्ज़ाम्स हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। कैसे आपका पेपर आएगा, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स में आपके क्वेश्चन पूछेंगे, कैसा कैसा आपका जो पेपर है पूरा सेटअप किया जाएगा, कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कैसे ओटी आ रही है, कैसे आपको मैचिंग आ रहा है, कैसा फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर रहेगा ये 2 से 3 पार्ट्स में हो सकता है, जिसमें हम एक में ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, एक में हम जो क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट और फिर लॉन्ग, ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, पूरा पेपर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझने में परेशानी नहीं हो। क्योंकि अगर हम एक बहुत लंबा लेक्चर ले लेते हैं, आपको पूरा पेपर डिस्कस कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि एक पूरा पेपर मान लीजिए 2 से ढाई घंटे, जैसा आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में वैसा ही आपको क्या करना है, वैसा ही आपको यहाँ पेपर सॉल्व करना है। इसीलिए हम इसे सेक्शन वाइज पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो देखने वाले हैं हम आज का जो आपका बोर्ड का जो मॉडल पेपर है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, जरा देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है और कैसा आपका पेपर आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आया है आप लोगों का कि निम्न में से कौन सा पुष्प का, है ना, पुष्प का, है ना, या फ्लावर, निम्न में से कौन सा पुष्प का, ये तर नहीं है, ये क्या है, नर जननांग है। क्या है, नर जननांग। ठीक है, जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, है ना। कौन, चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 है उसमें हमने देखा था बच्चों कि जिसमें हमने पढ़ा कि जो पुष्पी पादप होते हैं इनमें क्या पढ़ा था, जनन। कौन सा, लैंगिक जनन। और ये जो क्वेश्चन है ये इसी पार्ट से संबंधित है, इसी चैप्टर से संबंधित है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब ये यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पुष्प का नर जननांग है। अब मैं आपसे कहूं बच्चों कि ऐसा कौन सा पार्ट था फ्लावर का जो फीमेल, जो मेल पार्ट था, है ना, फ्लावर। क्योंकि फ्लावर क्या है, फ्लावर क्या है, अगर हम पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प है एक जनन अंग। क्या है, जनन अंग है। क्या है, पुष्प जनन अंग है किसी भी पादप का। ठीक, पुष्प क्या है, किसी भी पादप का जनन अंग है, पहली बात। दूसरी बात, इस पुष्प में होते हैं 2 भाग। कौन से भाग होते हैं, एक होता है मादा वाला भाग या फीमेल, और एक होता है नर वाला भाग। ठीक है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। अब जो मेल पार्ट, जो फीमेल पार्ट होते हैं उसमें होता है ओवरी। अगर हम सबसे पहले सबसे मेन पार्ट करें, है ना, मादा वाला भाग। ठीक है, मादा वाला भाग, मादा वाला भाग अगर हम देखें तो मादा वाला भाग है उसे कहा जाता है जायांग, और नर भागों को कहा जाता है पुम, है ना, और इसको कहा जाता है पुमंग। अब पुमंग क्या होता है, तो पुमंग होता है पुंकेसरों का समूह, पुंकेसरों का समूह, और जायांग होता है स्त्री केसरों का समूह, स्त्री केसरों का समूह। ठीक, अब स्त्री केसर क्या होता है, स्त्री केसर जिसे हम कहते हैं पिस्टल, पिस्टल। ठीक है, स्त्री केसर को हम कहते हैं पिस्टल, और जो पुंकेसर होता है इसे हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं, स्टेमन, या फिर, है ना, इसे क्या कहते हैं, स्टेमन। अब जो स्टेमन है, स्टेमन, स्टेमन के होते हैं 2 पार्ट। एक होता है जिसे हम कहते हैं एंथर, या फिर इसे हम कहते हैं पॉलन सेक। ठीक, और दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक, यहां तक की कहानी इसे मिटा दो, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नर जननांग की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ यही देखते हैं, है ना। यहां तक की कहानी देख लेते हैं हम जरा। ठीक है,
चलो, तो एंथर पोलन, पोलन से या एंथर बोलते हैं जिसे, और फिलामेंट, या हम इसे कहते हैं तंतु, और इसे हम कहते हैं परागकोश। ठीक है, परागकोश। अब ये कह रहा है पुष्प का नर जननांग, है ना, ये पुंसंग नहीं है, पुमंग है। ठीक है, पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी और परागकण। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पुमंग क्या है, जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम, और जायांग क्या है, जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम। तो जो पुमंग है ये है नर भाग, और गाइनोशियम है या जायांग है मादा भाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पुमंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा। क्लियर। तो निम्न में से पुष्प का नर भाग कौन है, ये है नर भाग, ये है मादा भाग, ये गुरु बीजाणुधानी, जहां पर क्या होते हैं, गुरु बीजाणु या परागकणों का जन्म होता है, परागकण उत्पन्न होते हैं, और परागकण ही कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये एंथर या पोलन सेग में परागकण भरे रहते हैं, और इसके अंदर होती है लघु बीजाणु, गुरु बीजाणुधानी, जिनके अंदर परागकण होते हैं। क्लियर। तो यहाँ इस जो आपका क्वेश्चन है ये आपको समझ आ गया बच्चों, आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार और, है ना। तो नर भाग कौन सा है, नर भाग है कौन, पुमंग, और मादा भाग है कौन, जायांग। नर भाग कौन है, पुमंग, और मादा भाग कौन है, जायांग। ठीक है, तो नर और मादा भाग इतना क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन, है ना, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम है ना, पारिस्थितिक अनुक्रम नहीं है, ये पारिस्थितिक अनुक्रम है। क्या है, पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी का उदाहरण है ना, सहजीवी सहचर्य है। अब सहजीवी क्या होते हैं, जो साथ साथ क्या करते हैं, जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं। सहजीवी सहचर्य यानी कि जो साथ साथ रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है सहजीवी सहचर्य, और इस गुण को कहा जाता है सहजीविता। जब दो जीव एक साथ क्या कर रहे हैं, अपना जीवन एक दूसरे पर निर्भर होकर। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है इसका जो हमें दिया हुआ है लाइकेन। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि जो लाइकेन है, जो पारिस्थितिक अनुक्रम को समझने में क्या है, सक्षम है, प्रारंभ करने में, वास्तव में सहजीवी सहचर्य का उदाहरण है। लेकिन किसका, कौन सहजीवी सहचर्य, इसमें दो जीव हैं, है ना। कभी भी जब दो जीव साथ साथ जीवन यापन कर रहे होते हैं एक दूसरे पर, कोई जैसे खाने के लिए निर्भर है, कोई आवास के लिए निर्भर है, तब इनमें क्या होती है, सहजीविता का संबंध होता है, और ऐसे जीव सहजीवी कहलाते हैं। और जो लाइकेन है ना बच्चों, लाइकेन में क्या है, देखो लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन होता है शैवाल और कवक का सहजीवी उदाहरण, है ना। जब शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं, यानी कि जो शैवाल है, देखो शैवाल क्या करता है, अच्छा शैवाल क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं शैवाल। और कवक क्या देगा, आवाज देगा। ठीक है, तो शैवाल क्या करेगा, भोजन बनाएगा। शैवाल किस पर, कवक पर रह रहे हैं, और तब इन दोनों को क्या कहेंगे, लाइकेन। ठीक है, जो शैवाल है वो क्या कर रहा है, खाना दे रहा है कवक को, और कवक के ऊपर रह रहा है। कवक क्या दे रहा है, शैवाल को आवाज दे रहा है, उसको घर दे रहा है कि भैया तुम आकर मेरे ऊपर रहो, मैं तुमको घर दे रहा हूं, तुम मेरे ऊपर, है ना। विक्रम बेताल जैसी जोड़ी है इनकी, किस जैसी, विक्रम बेताल जैसी जोड़ी, है ना। विक्रम बेताल एक सीरियल आता था ना दूरदर्शन पर, वैसी ही जोड़ी है कि एक क्या हो रहा है, एक किसी को आवाज दे रहा है, और एक क्या दे रहा है, एक भोजन दे रहा है। और ये दोनों, क्योंकि एक भोजन बना सकता है, एक आवाज दे सकता है, तो ये दोनों साथ में सहजीवी सहचर्य में क्या है, इस अवस्था में रहते हैं। सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण होता है लाइकेन, और लाइकेन होता है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक।
अच्छा संकेतक। कौन? लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक होता है। जहां वायु प्रदूषण होगा वहां लाइकेन नहीं उगेंगे। ठीक है, जहां वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां लाइकेन नहीं उगेंगे। तो कवक और शैवाल, या फिर इसे हम कह सकते हैं एल्गी। देखो कभी आप लोग ना क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो हमेशा ये चीज याद रखना कि आपको इंग्लिश भी पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, कभी ये एल्गी होता है, दूसरा प्लस क्या होता है, फंगी। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो जैसे यहां पर इन्होंने रख दिया है कवक और फंजाई। ठीक है, फंगी या फंजाई, तो कवक और फंजाई दोनों एक ही नाम है ना, कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंजाई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया शैवाल और जीवाणु, शैवाल और जीवाणु दोनों अलग जीव हैं, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। तीसरा इन्होंने दिया है कवक और जीवाणु, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। शैवाल, लाइकेन क्या होता है, जब शैवाल और कवक यानी कि एल्गी और फंजाई दोनों साथ में सहजीवी सहचर्य संबंध में रहते हैं, तब इन्हें कहा जाता है संयुक्त रूप से लाइकेन। क्लियर? लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं, संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण तेज होगा, ज्यादा होगा, वहां लाइकेन नहीं होंगे, यानी कि शैवाल कवक सहजीवी संबंध में नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है ना, ये कह रहा है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण ठीक है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मनुष्य में, है ना, मनुष्य जो है सामान्यतः मनुष्य में संतान में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखो इसमें दिया है मां के लिंग गुणसूत्र से, तो चलो पहले वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। मां का लिंग गुणसूत्र यानी कि एक फीमेल के पास क्या होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं। इन्हें कहा जाता है ऑटोसोम। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम। और ऑटोसोम जो होते हैं शरीर के अन्य अंगों की संरचना या अन्य कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्योंकि इनमें तो दोनों XX है, यानी कि, और X क्रोमोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लड़की के लिए, तो इनमें तो दोनों XX है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, शुक्राणु के अभाव से। कैसे, ये स्पर्म जो है, ठीक है, अब स्पर्म जो है, स्पर्म में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, X होते हैं, Y होते हैं। और स्पर्म होता किसमें है, मेल्स में, ये फीमेल्स में तो नहीं होता। तो स्पर्म होता किसमें है, मेल्स में। और मेल में क्या होता है, X और Y क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, X और Y गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, XY गुणसूत्र होते हैं। क्लियर? अब देखो, अब यहां पर तो माँ वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्योंकि XX क्रोमोसोम है। यहाँ तो लड़की लड़की, क्योंकि X तो लड़की के लिए या फीमेल के रिस्पॉन्सिबल होता है X क्रोमोसोम। अब यहाँ पर आता है कि शुक्राणु के आमाप या फिर माप से। अब मैं बोलूं यार, शुक्राणु का जो साइज है ना, माप क्या होता है, साइज, इसके आकार से क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसा होगा कि शुक्राणु बड़े होंगे, छोटे नहीं, शुक्राणु का शेप साइज तो सेम होता है ना, बहुत सेम होता है। बहुत माइक्रो लेवल पर क्या होते हैं, उनका साइज होता है। हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से स्पर्म्स को देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्लियर? तो कैसे यार, क्या साइज डिफाइन करेगा कि लड़का होगा या लड़की, बिल्कुल नहीं। तो दूसरा ऑप्शन भी गया। तीसरा ऑप्शन आता है अंडाणु के अमाप। अंडाणु या फिर जिसे हम कहते हैं ओवम। ठीक है, अब ओवम के साइज से कैसे डिसाइड होगा। पहली बात, जब फीमेल के द्वारा सेक्स निर्धारण हो ही नहीं रहा है, फीमेल के पास तो XX क्रोमोसोम है, यानी कि हमेशा लड़की लड़की होंगी, लड़के तो होंगे ही नहीं। तो ये कैसे बोल सकता है कि संतान में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। तो फीमेल्स यहां से गई। अब फीमेल्स में ओवम होता है, ओवम का साइज, तो जब फीमेल के द्वारा हो ही नहीं रहा तो ओवम वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब बचता है ऑप्शन पिता में, है ना, पिता के लिंग गुणसूत्र से। आप देखो कैसे, XX क्रोमोसोम जब मिलेंगे तब क्या होगी, लड़की होती है। XY क्रोमोसोम जब मिलेंगे तब लड़के का जन्म होगा। तो ये Y जो क्रोमोसोम है, क्योंकि Y क्रोमोसोम लड़के के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? और Y क्रोमोसोम फीमेल के पास है क्या,
ये जो मादा है या हम माता कह लें, जो फीमेल है उसके पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, और वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है लड़कों के लिए, एक्स क्रोमोसोम फीमेल के पास है। तो फीमेल वाला जो दो ऑप्शन है, देखो सबसे पहला ऑप्शन माँ वाला कट गया, दूसरा क्योंकि फीमेल्स में अंडाणु होते हैं, ओवम होते हैं, तो ये भी कट गया, तीसरा शुक्राणु के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक्स वाई गुणसूत्र लड़के के लिए, एक्स गुणसूत्र लड़की के लिए। यदि मेल का एक्स गुणसूत्र जाके ओवम को फर्टिलाइज करता है तब लड़की उत्पन्न होगी, और यदि जो मेल है उसका वाई क्रोमोसोम जाके फर्टिलाइज करता है ओवम को, अंडाणु को, तब लड़के का जन्म होगा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है भैया? कौन रिस्पॉन्सिबल है? पिता के लिंग गुणसूत्र। कौन से? एक्स और वाई। कौन कौन से? कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, और ये सिर्फ मेल्स में होते हैं। यानी कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार है पुरुष। ठीक है, चले अब आगे। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग का होता है क्या? फर्स्ट दे रहा है चिकित्सा में, दूसरा कृषि में, तीसरा इन दोनों में, और चौथा किसी में नहीं। अब देखते हैं जरा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है भैया? जेनेटिक से कौन सा शब्द निकल कर आया? जीन निकल कर आया, और इंजीनियरिंग से तो सीधी सी बात है इंजीनियरिंग निकल कर आई, यानी कि तकनीकी। तो ऐसे तकनीकी का उपयोग करके, इंजीनियरिंग का, अभियांत्रिकी का उपयोग करके जो जीन है, जो गुणसूत्र है, उनमें परिवर्तन करना, वांछित अवांछित परिवर्तन करने के लिए जो तकनीक उपयोग की जाती है, या हम कहें अनुवांशिकी परिवर्तनों के लिए जो तकनीक उपयोग की जाती है, अनुवांशिक पदार्थों में करेक्शन के लिए, जैसे जीन करेक्शन होता है, जीन मैपिंग होती है, डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो सभी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग सामान्यतः रिस्पॉन्सिबल क्यों है, किस चीज में, और जेनेटिक इंजीनियरिंग किस में? जो हमने कभी सुना होगा जीएम फसलें, नाम सुना है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जीएम क्रॉप्स। ठीक है, आपने सुना होगा गोल्डन राइस, फिर आपने सुना होगा एक शब्द बीटी कपास, बीटी बैगन। तो ये सब क्या है? ये उदाहरण है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इनके जो जीन है, जो कृषि है, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके जो जीन है, क्रोमोसोम है, उनके अनुवांशिक संगठन में परिवर्तन किया जाता है। चिकित्सा में भी, जैसे क्रिस्पर जीन टेक्निक आपने सुनी होगी, क्रिस्पर जीन टेक्निक, क्रिस्पर जीन टेक्निक। फिर क्या होगा? आपने एक और सुनी होगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक सब पार्ट होता है, या उसी के अंदर एक पार्ट होता है स्टडी जिसमें की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं? जीन मैपिंग करते हैं, जीन मैपिंग। दूसरा जीन जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उपयोग में आता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वो है क्या? वो एक स्टडी वाली एक ब्रांच है, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं ऐसे ही क्या है, एक विषय है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसमें देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, किसी में नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पहले ही ऑप्शन हटाओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, अब ये तो कह रहा है किसी में भी नहीं, इसको हटाओ। दूसरा आता है, अब चलते हैं चिकित्सा, चिकित्सा में होता है, कृषि में होता है, बिल्कुल होता है, तो इन दोनों में होता है। अब चिकित्सा और कृषि यानी कि दोनों में हो रहा है, तब हमारा सबसे सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि इन दोनों में ही, कृषि में और चिकित्सा में, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या होता है? उपयोग होता है। क्लियर? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहां हो रहा है? इन दोनों में ही हो रहा है। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें पूछ रहा है आवृत्त बीजियों में भ्रूण पोष, भ्रूण है ना, भ्रूण पोष क्या होता है, कैसा होता है?
अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है या बहुगुणित होता है? अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था कि सामान्यतः जो मनुष्य है ना, या अन्य जीव जंतु हैं, देखो उनमें एक तो होता है सिंगल, है ना, ये होते हैं कौन से, ये होते हैं अगुणित, ठीक है, और ये होते हैं द्विगुणित, ठीक है, तो द्विगुणित। लेकिन जो आवृत्त बीजीय क्या अगुणित है? नहीं, आवृत्त बीजियों में कभी भी एन सिंगल नहीं लिखा जाता, तो आवृत्त बीजीय क्या है? अगुणित नहीं है। दूसरा, क्या द्विगुणित है? द्विगुणित तो कौन था? मनुष्य था, पेड़ पौधे से जीव जंतु। आवृत्त बीजियों में तो द्विगुणन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो ये भी हो जाएगा। फिर बहुगुणित, बाइपोलर, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो होता कौन है? त्रिगुणन होता है। किसमें? आवृत्त बीजियों में क्या होता है? आवृत्त बीजी होते हैं त्रिगुणित। कैसे होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आवृत्त बीजियों का भ्रूणपोष कैसा होता है, तो ये होता है ट्रिपोलर या ट्रिपलेट, या फिर ये होता है कौन सा? त्रिगुणित होता है। क्या इतनी बात समझ आ गई बच्चों? सामान्यतः देखो आप लोगों को 6 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव या ओटी। 6 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके फिल इन द ब्लैंक या फिर रिक्त स्थान। 6 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सत्य असत्य, और 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जोड़ी। ठीक है, ये है आपके पेपर का पैटर्न। और इन सबको हम कहें, इन सबको हम ओटी में ही, ऑब्जेक्टिव में ही ले लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनमें ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर के आ रहे हैं आपके ओटी, 6 नंबर के आ रहे हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, 6 नंबर के आ रहे हैं सत्य असत्य, और 5 नंबर का आएगा बच्चों आपको जोड़ी। ठीक है, अब देखो 6 + 6 + 6 + 5, 6 × 18 और 5 कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है, 23 क्या हो गया आपका? 23 नंबर का अकेला आपका क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। और इसी के साथ ही 5 नंबर का आपका एक और आएगा, 5 नंबर का आएगा आपका 1 वर्ड क्वेश्चन या फिर एक शब्द वाले क्वेश्चन। एक शब्द वाले क्वेश्चन, तो 23 और 5 कितना हो गया? 28। यानी कि टोटल आपको 28 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले, एक एक शब्द वाले क्वेश्चन आने वाले। तो सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ करनी है बच्चों? इन पर करनी, इन पर सबसे ज्यादा। फटाफट याद हो जाते हैं, पन्ने पलटोगे ना तो भी आपको ओटियां याद हो जाएंगी, ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स याद हो जाएंगे, जोड़ियां याद हो जाएंगी। फटाफट पन्ने पलटते हो तो सबसे ज्यादा नंबर आपको कहाँ मिल सकते हैं? यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये फटाफट याद हो जाते हैं, इनको पहले करके रखो। ठीक है, दूसरा। चलिए, अब तो हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, आप देखते हैं आगे। अब आगे क्या आता है ये देखते हैं। नेक्स्ट आता है जोड़ी मिलान। चलो भैया जोड़ी मिलाते हैं, है ना, जोड़ी मिलान दिया हुआ है, जोड़ी मिलाते हैं जरा। तो कौन कौन सी जोड़ी है? यहाँ पे दिया है कॉमेलिना, कॉमेलिना नहीं है, ये कॉमेलिन है, कॉमेलिना, है ना, ये डबल मात्रा नहीं है, सिंगल मात्रा है। कॉमेलिना क्या होता है? ठीक है, एक ये यहाँ पर ये बहुअंडपी है। ठीक है, ऑक्सियासिन नहीं, ऑक्सीटोसिन, है ना, ये क्या है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट बाह्य प्रजनन नहीं, बाह्य प्रजनन है। ठीक है, बाह्य प्रजनन युक्ति। दूसरा है अनुन्मील परागणी पुष्प, और तीसरा है फ्लोरिकल्चर। चलो जरा आओ तो मैच करते हैं कि कौन सी, है ना, जो आपकी जोड़ियां हैं उनको जरा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, जरा से आपकी जोड़ियां देख लेते हैं। तो जोड़ियों में कौन कौन सी जोड़ियां क्या कह रही हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? कॉमेलिना की। तो कॉमेलिना क्या है? कॉमेलिना क्या है जरा देखें, है ना। सबसे पहले अगर मैं बोलूं ऑक्सीटोसिन,
ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन तो एक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है। सबसे पहले हम इनको ना नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। और ये हम क्या बोल देते हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन आता है कोमोलिना। तो कोमोलिना क्या होता है बच्चों? कोमोलिना क्या होता है, या कोमोलिना जिसे बोलते हैं, तो कोमोलिना की हम बात करें तो ये होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन है नहीं। दूसरा होता है बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर। तो कोमोलिना में स्त्री केसर कहाँ से आ गया? स्त्री केसर कहाँ से आ गया? तो पुष्प का भाग है, ये कोमोलिना में कहाँ से आ गया? फिर आता है पेपावरम। पेपावरम यानी कि हम जिसे बोलते हैं ना नशीला पदार्थ होता है, पेपावरम अफीम हो गया, तो इस तरह के ये नशीला पदार्थ है। फिर प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा इनसे हो रही है? नहीं, ऐसा भी नहीं। दूसरा है पुष्प पादपों की खेती। चलो तो सबसे पहले देखते हैं कोमोलिना। तो कोमोलिना में होता है, कोमोलिना है अनउन्मील परागण। कोमोलिना क्या है? कोमोलिना में होता है अनउन्मील परागण। अनउन्मील परागण। अभी अनउन्मील और उन्मील परागण मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। जिसको नहीं समझ आए वो पुराना लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो हमें थोड़ा फास्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आता है एक लिंगी पुष्प उत्पादन। एक लिंगी पुष्प उत्पादन, पुष्प उत्पादन, एक लिंगी पुष्प उत्पादन की जब हम बात करते हैं तब हम देखते हैं कि क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या होता है, जरा देखो, ऑक्सीटोसिन नहीं, बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर नहीं, फिर क्या होता है वही प्रजनन, देखते हैं अनुलमील परागण तो हट ही गया, सबसे पहले इसको हटा दो, ठीक है। अब हमारे पास बचे हैं 4 ऑप्शन। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हैं? 4 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो एक लिंगी पुष्प का उत्पादन होता है वाह्य प्रजनन युक्ति द्वारा। किसके द्वारा होता है? वाह्य प्रजनन, या फिर हम कहें बहिर्प्रजनन युक्ति द्वारा। एक लिंगी पुष्प का उत्पादन कब होता है? वही प्रजनन युक्ति द्वारा। एक लिंगी पुष्प यानी कि वही प्रजनन क्या हो रहा है या वाह्य प्रजनन क्या हो रहा है। अब पुष्प, एक पुष्प कैसे होते हैं? कुछ पुष्प होते हैं द्विलिंगी और कुछ होते हैं एक लिंगी, ठीक है। द्विलिंगी जिसमें क्या हो, मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो। एक लिंगी या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। अब एक लिंगी पुष्प है, मेल और फीमेल में से एक ही कोई है, तब अगर परागण होना है या क्या होना है, प्रजनन होना है, तब अगर मेल पार्ट जाएगा तो किसी फ्लावर के फीमेल पार्ट से क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। अगर फीमेल पार्ट जाएगा, सॉरी फीमेल पार्ट तो जाएगी नहीं, तब मेल पार्ट यानी कि परागकण आए किसी पुष्प पर आएंगे। तो ये वाह्य प्रजनन हो रहा है, क्या आंतरिक हो रहा है फूल में? नहीं। तब क्या होगा, एक पुष्पीय जो उत्पादन है वो कहाँ होगा? वाह्य प्रजनन युक्ति के द्वारा होगा, या फिर हम कहें वाह्य प्रजनन युक्ति, ठीक है। और ये क्या है? अनुलमील परागणी पुष्प। कौन? दूसरा होता है, तीसरा ऑप्शन है हमारा पेपावरम। पेपावरम क्या होता है? आप देखो ये भी गया। पेपावरम होता है बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर। कौन होता है? पेपावरम। पेपावरम कौन होता है ना? पेपावरम में क्या है? पेपावरम संबंधित है किससे? बहुअंडपी, है ना, यानी कि जो उसके अंडे हैं, बहुत सारे अंडे क्या या अंडाणु क्या होंगे? बहुत सारे अंडपी, बहुअंडपी और युक्तांडपी, यानी कि बहुत सारे अंडाणु होंगे और वो क्या होंगे? एक दूसरे संयुक्त होंगे। ऐसा क्या होगा? स्त्री केसर होगा। तब हम कहेंगे कि पेपावरम का आंसर क्या है? बहुअंडपी युक्तांडपी स्त्री केसर। नेक्स्ट आती है प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा या फिर लेबर पेन। तो लेबर पेन किसकी वजह से होता है? फीमेल्स की बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है, जो महिला को या फिर जो फीमेल होती है उसे जो प्रसव पीड़ा होती है, ताकि जो यूट्रस वाला जो भाग है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए और बच्चा आसानी से बाहर आ सके, जन्म ले सके, क्योंकि जब तक लेबर पेन्स तेज नहीं होंगे बच्चा आगे पुश नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन। कौन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। क्लियर। अब बचा 5वां, तो पुष्पीय पादपों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर। तो ये भी गया, ये भी गया। अब बचा कौन? फ्लोरिकल्चर। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ए का आंसर क्या है? ए का आंसर क्या है? 4 है। बी का आंसर क्या है?
एक लिंगी पुष्प उत्पादन कहाँ हो रहा है, बाह्य प्रजनन यानी कि 3 है। सी का आंसर क्या है, पेपावरम क्या है, बहुअंडपी युक्तांडपी यानी कि 2। और डी का आंसर क्या है, डी का आंसर होता है प्रसव पीड़ा यानी कि ऑक्सीटोसिन 3 पहला। और ई का आंसर यानी कि 5वें का आंसर क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या पुष्पीय पादपों की खेती फ्लोरिकल्चर। तो ये है आपके आंसर, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, 5 का और ई का 5। क्लियर? चलो चले अब आगे। चलो अब क्या दिया है, अब दिए हैं आपके ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव जरा हमें ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या करने हैं, हमें ध्यान से देखने हैं, रिक्त स्थानों को हमें अच्छे से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, परिपक्व पुटक से या परिपक्व पुटिका, है ना, पुटक या पुटिका से अंडाणु ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि एक परिपक्व यानी कि मैच्योर्ड पुटिका है, एक लोब्यूल है, जिससे अंडा क्या होगा, बाहर होगा, निषेचित होगा, अंडा बाहर निकलेगा। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों अंडोत्सर्ग। क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंडोत्सर्ग यानी कि अंडे का जो अंडा है या अंडाणु है उसका उत्सर्जन हुआ, यानी कि वो निकला, मोचन होना, उत्सर्जन होना, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। दूसरा कि मानव क्या है, मानव क्या है, मानव है एक सजीव प्रजनक, है ना। मानव क्या है बच्चों, एक सजीव प्रजनक है, यानी कि अपने ही समान संतति, अपने ही समान संतान को जन्म देता है, इसीलिए मानव को कहा जाता है सजीव प्रजनक। नेक्स्ट आता है नर एवं स्त्री केसर के युग्म को क्या कहते हैं, या फ्यूजन को, है ना। जब क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल मिलते हैं, तब इनमें जो फ्यूजन होता है, इनमें जो क्या होता है, युग्मन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है बच्चों निषेचन। क्या कहा जाता है, निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन या फिर हम कहें फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आता है परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। हमने जब परागकोश पढ़ा था, देखो पॉलन से, है ना, परागकोश जब हमने पढ़ा था बच्चों, तो परागकोश में हमने देखा था इस तरह के कुछ क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, इस तरह की क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं। क्या होती हैं, 4 पालिकाएं होती हैं, 4 पालिका होती है। अब जब हम किसी भी पालिका को पढ़ेंगे बच्चों, इस तरह की मैंने आपको संरचना बताई थी कि परागकोश में इस तरह की संरचना होती है। सबसे बाहरी जो परत होती है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरी होती है ना, मेसोडर्मिस, या फिर हम कहें मध्य परत या मिडिल लेयर, है ना। मेसोडर्मिस नहीं, सामान्यतः इसे कहा जाता है मिडिल लेयर या फिर मध्य परत। क्या कहा जाता है इसे, मिडिल लेयर या फिर मध्य परत। और सबसे आंतरिक जो परत होती है इसे कहा जाता है टैपिटम, और इसी आंतरिक परत के अंदर भरे रहते हैं परागकण। और ये जो टैपिटम है इसका काम है परागकणों को पोषण देना या फिर उनको न्यूट्रिशन देना। तो परागकोश की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टैपिटम। क्या कहते हैं, टैपिटम। क्या कहते हैं इसे, टैपिटम कहते हैं। नेक्स्ट आता है बिना, ये बिना नहीं है, क्या है, बिना। बिना निषेचन को ही, बिना निषेचन के ही बीज या एम्ब्रियो बनने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने आप लोगों को पढ़ा है, जब क्या हो, निषेचन नहीं हो, यानी कि मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो, फ्यूजन नहीं हो, तब उस प्रक्रिया से अगर बीज बच जा रहा है तो उसे कहा जाता है असंग जनन। क्या कहा जाता है, असंग जनन। क्या कहा जाता है इसे, असंग जनन। क्या कहा जाता है बच्चों, असंग जनन। ठीक है, तो परिपक्व पुटिका से जब अंडाणु बाहर आएगा, है ना, क्या आएगा, अंडाणु। अंडाणु नहीं होगा, ये क्या होगा, अंडाणु होगा, ये गलत है। अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग, क्योंकि अंडा उत्सर्जित हो रहा है। दूसरा मानव क्या है, मानव एक सजीव प्रजनक है। और दूसरा हम कह सकते हैं जरायुज, मानव जरायुज नहीं है, मानव क्या है, सजीव प्रजनक है। मानव क्या है, सजीव प्रजनक है। ठीक है, नर एवं स्त्री के फ्यूजन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद एक एग रिलीज होगा, निषेचन के बाद क्या होगा, निषेचन के बाद क्या होगा, निषेचन में होता क्या है, मेल फीमेल मिलेंगे,
और क्या होगा, इन दोनों के मिलने से एक ना क्या होगा, भ्रूण बनेगा, या फिर हम कहें पहले तो युग्मक बनेगा, दो युग्मकों के मिलने से एक युग्मक बनेगा और इस युग्मक से क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा और यही भ्रूण डेवलप होके क्या हो जाएगा, एक बच्चे में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, एक जीव में। नेक्स्ट आता है बिना निश्चय चिन्ह के ही बीज बनने की प्रक्रिया, तो ये कहलाती है असंघजनन। ठीक है बच्चों, तो खाली स्थान की पूर्ति या हम कहें रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे कंप्लीट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 5 दिए, लेकिन आपको आने हैं टोटल 6 फिल इन द ब्लैंक्स। कितने आने हैं, 6 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 6 आपको ओटी आएंगी और जोड़ियां आपको 5 आएंगी। जोड़ियां कितनी आएंगी बच्चों, देखो मैंने आपको पहले ही क्या है पूरा पैटर्न बता दिया आपके एग्जाम का कि आपको क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 6 क्वेश्चन आएंगे आपकी ऑब्जेक्टिव, 6 क्वेश्चन आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, 6 क्वेश्चन आएंगे ट्रू एंड फॉल्स और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके मैचिंग। ठीक है, मैच। क्लियर। तो ऐसे आपको टोटल 23 नंबर का क्या मिल रहा है, ये आपका पेपर मिल रहा है। और इसी के साथ ही आपका आएगा 1 वर्ड क्वेश्चन या एक शब्द में आंसर दीजिए, एक शब्द वाले प्रश्न। ठीक है, तो टोटल आपको 28 नंबर का आने वाला है आपका पेपर। और टोटल आपका जो पेपर आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 70 नंबर का, 70 मार्क्स का, जिसमें से 28 मार्क्स के क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव बोलते सभी को, ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, और बाकी जो आपका बचा कितना 32 मार्क्स का, 42 मार्क्स का है ना, 42 मार्क्स का जो बचा वो आएंगे आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो 28 नंबर अकेले आप कहां से गेन कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव हो गया, सत्य सत्य हो गया, मैचिंग हो, सारे के सारे बहु विकल्पी या हम कहें कि जो विकल्पी क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से आते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। हमारा जो ये वाला है सत्य असत्य वाला, कि सत्य और असत्य छांटिए। तो सत्य असत्य जरा छांट लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है सत्य और असत्य। तो सबसे पहले घास फूल के पोषों में बीज पत्रों को स्कुरैलम कहते हैं। जो घास कुल के जो पौधे हैं, पौधे, ठीक है, घास कुल के पौधों में बीज पत्र है ना, बीज पत्र नहीं है ये, बीज पुत्र नहीं है ये, बीज पत्र को स्कुरैलम कहते हैं, है ना। ये क्या है, कहाते नहीं, कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, क्या ये सही है ना, क्या ये सही है। ठीक, जो बीज पत्र है उसका जो स्कुरैलम है उसको क्या कहते हैं, है ना, इसको स्कुरैलम कहते हैं। क्या ये सही है और नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो देखें तो क्या स्कुरैलम कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम कि ये क्या है, ये सत्य है, हाँ, उसको स्कुरैलम कहते हैं। नेक्स्ट आता है घास के, जो घास कुल के जो पौधे हैं उनमें जो बीज पत्र होता है उसको स्कुरैलम कहते हैं। और स्कुरैलम का एक और शब्द, इसके लिए एक और शब्द उपयोग होता है जिसका नाम है प्रशल्क। क्या है, प्रशल्क। एक और शब्द उपयोग होता है जिसका नाम है प्रशल्क, और प्रशल्क को ही हम स्कुरैलम कहते हैं। जो घास कुल के पौधे हैं, यानी कि जो घास क्या है, घास यानी कि जो ग्रास है ना, ग्रास फैमिली के जो पौधे होते हैं बच्चों, उनको क्या कहते हैं, उनके जो बीज पत्र है उनको स्कुरैलम या फिर हम कहते हैं प्रशल्क कहते हैं। दूसरा आता है टर्नर सिंड्रोम पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्र संख्या प्रायः पश्च 47 हो जाती है। पश्च, ठीक है, 47 हो जाती है। क्या ये सही है, क्या ये सही है। देखो 2 प्रकार के सिंड्रोम बताए थे, एक था क्लीनीफेल्टर और एक था टर्नर। ठीक है, एक था टर्नर। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या टर्नर सिंड्रोम पीड़ित जो व्यक्ति है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो मैं यहाँ बताऊं कि क्लीनीफेल्टर में होती है 47, जबकि टर्नर सिंड्रोम में होती है 45। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में यहाँ 47 दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख दें, इसके सामने ही लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य, ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है,
अब तीसरी बात करते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? तीसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि जीन थेरेपी में प्रायः पश्च विषाणुओं का उपयोग होता है। प्रायः है ये ना, वो वाला प्रायः नहीं, ये वाला प्रायः है। तो जो जीन थेरेपी होती है, जीन थेरेपी में प्रायः कैसे विषाणुओं का उपयोग होता है? क्या पश्च विषाणुओं का उपयोग होता है? ये कह रहा है कि जीन थेरेपी में प्रायः पश्च विषाणुओं का उपयोग होता है। तो क्या होता है? बिल्कुल, तो ये क्या है? सत्य है। चौथा कह रहा है एल्कोहल एक अवसादक पदार्थ है। जो एल्कोहल है या हम कहें जो शराब है, क्या वो एक अवसादक पदार्थ है? कौन? एल्कोहल। क्या एल्कोहल एक अवसादक पदार्थ है? क्या एल्कोहल एक अवसादक पदार्थ है? तो जी हाँ, एल्कोहल बिल्कुल अवसादक पदार्थ है, सत्य है। ठीक है, दूसरा आता है, पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है वो है अपरप, अपरा है ना, अपरप नहीं है, ये क्या है? अपरद है। अपरद की रासायनिक प्रकृति अपघटन को प्रभावित करती है। अपरद पूछ रहा है इसमें, अपरद क्या होता है जरा बताइए मुझे बच्चों, आप सोचिए जरा। अपरद की रासायनिक प्रवृत्ति है ना, अपरद की रासायनिक प्रवृत्ति अपघटन को प्रभावित करती है। तो ये भी क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। और अब हमें देखने हैं, अब हमें आगे देखने हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनको हम सॉल्व करेंगे हमारी अगली क्लास में। हमारा जो अगला इसी क्लास का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, उसमें हम देखेंगे कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। नमस्कार।